अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा अमेरिका में एक नया बयान दिया गया कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है वो भारत की एक सेकुलर पार्टी, सबसे मोस्ट सेकुलर पार्टी में से एक है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मेरा ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। मैं अभी बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन नहीं दे रहा हूं कि ये सही है या गलत है। सबसे पहली बात, मैं मिस्टर राहुल गांधी जी के बारे में छोटा सा बात कहेंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है, ब्रेकिंग न्यूज पुष्पेंद्र तिवारी मेरे चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। मैं इनके बारे में दो शब्द बोलना चाहते हैं। भारत के लिए उल जुलूल बातें करने वाले मिस्टर राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी होगा कि मुस्लिम लीग और भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में क्या क्या राय है। ठीक, ये क्या है, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए। आपके सामने डिस्प्ले पर मैं प्लेस आ रहा है, आप उसको देखिए और पढ़िएगा सही ढंग से। पढ़ने के बाद आप लास्ट में डिसीजन जरूर दीजिएगा। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिलते हैं और फिर इस मामले पर डिस्कशन करते हैं कि क्या राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया बयान सही है या गलत है। ओके, चलिए ठीक है, वीडियो देखिए फिर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने अब तक देख लिया होगा और अपने न्यूज में भी बहुत बार सुना होगा, और इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किस मुद्दे पर है। मुद्दा आपको पता ही है, मुद्दा है राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए बयान जो कि अमेरिका में। चलिए ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में दो शब्द बोलना चाहेंगे और क्या क्या मैटर हुआ, क्यों ऐसा ये इस पर हंगामा मचा, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूं, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया पुष्पेंद्र तिवारी के नाम से हमारा चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज पुष्पेंद्र तिवारी। आप पुष्पेंद्र सर जी के वाले भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारत के लिए उल जरूर बात करने वाले मिस्टर राहुल गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, जिनके द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि मुस्लिम लीग और भारतीय मुस्लिम लीग दोनों के बारे में अंतर क्या है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मतलब वर्ड प्रॉब्लम इधर उधर हो गया होगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा, मोस्टली लिख गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि जो राहुल गांधी जी द्वारा ये बोला गया है कि जो है मुस्लिम लीग जो है पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इसी जो और ये क्या नाम, भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग जो है, इसकी पार्टी के साथ गठबंधन आगे चल के डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आता है, देखो राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैं बताऊं तो राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बता दिया, जिसके पर पूरा हंगामा मच गया। बीजेपी का कहना यह है कि जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो राहुल के लिए सेकुलर है। बताइए, हालांकि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, जिसका केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। यानी कि ये उनके वाले जो इस्माइल ने जिसका संस्थापक किया, मतलब स्थापना किया था, जिसके संस्थापक मोहम्मद अली इस्माइल हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। लेकिन इन दोनों के बारे में, मोहम्मद अली इस्माइल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप लास्ट में डिसाइड करिएगा, अभी पूरी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि दोनों पार्टी हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है भाई, वो कह रहे तो उनको डिफेंड करना, और उनको एक अपने आप को डिफेंड करती है, एक उसके ऊपर आरोप लगाती है। जैसे कांग्रेस पार्टी का हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना, सभी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना है। ठीक है, बीजेपी भी अपने आप को डिफेंड करती रहती है। तो ये कंडीशन हर जगह होती, तो हम इस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पूरी तरह से जान लेते हैं कि ये मुद्दा क्या है। ओके, तो दोनों पार्टियों के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। मैं बताऊं तो 1947 में भारत पाक का बंटवारा होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, भारत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्थापित मुस्लिम लीग का भारत में पूरी तरह से समापन हो जाता, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसकी जगह पूर्वी, इसकी जो जगह होती है वो पूर्वी पाकिस्तान में आल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग, पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग, और भारत के केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने वाले मोहम्मद इस्माइल जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, यानी जो जिन्ना का वो था, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग था, उसके ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष रहे, जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल। अभी लास्ट तक डिसीजन लीजिए, अब यहां तक आपको लगभग लगभग पता चल गया मेरा कहने का मतलब क्या है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब दक्षिण के ज्यादातर राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आते थे। मोहम्मद इस्माइल ने 1948 में जब पार्टी को बनाने के मकसद से मद्रास में पहली बैठक बुलाई, तो उसमें जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से जुड़े 33 मेंबर्स शामिल हुए। बताइए, वहीं के तो 33 मेंबर्स शामिल हैं। आगे सुनिएगा।
इनमें ज्यादातर सदस्य मद्रास, बॉम्बे और मैसूर रीजन के थे, और वहीं उत्तर भारत के मेंबर्स रहे नेताओं ने इस बैठक से किया तुरंत, मतलब किनारा कर लिया, तुरंत मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं आना, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, बहुत लोग, कुछ लोग थे विरोध कर रहे थे, जो दक्षिण वाले सब थे आपको पता ही होगा कौन है, वहां से आपको पता ही चल रहा होगा, उसी खानदान के लोग हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से सपोर्ट में आए, और 10 मार्च 1948 को इसी बैठक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने का फैसला लिया गया। मैं अगर बात करूं इस फैसले का, तो देश की आजादी के बाद ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य और तमिल नेता मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला कर लिया था, और साथ ही उन्होंने भारत में नई मुस्लिम लीग बनाने की ठान ली थी। ठीक है, तो हालांकि ज्यादातर लोग इस फैसले का पूरा पूरा विरोध कर रहे थे, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसका विरोध किए थे। दरअसल सबने उस वक्त देश को दो हिस्सों में बांटते हुए, और इसकी जगह से हुई हिंसा, मतलब इसकी वजह से जो भी हिंसा हुई थी, ठीक है, उसको देखते हुए ऐसे में मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बनाने के इस फैसले पर कोई भी समर्थन करने को तैयार नहीं था, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके खिलाफ थे। ठीक है, लेकिन वही है ना, कि जो लोग चाहते हैं वो जबरदस्ती कर ही लेते हैं, जैसे आज चल रहा है, जैसे तब भी चल रहा था। मोहम्मद इस्माइल ने नई मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए मद्रास में 1948 में जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़े रहे लोगों की बैठक बुलवाई, यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देश में फिर से मुस्लिम लीग के नाम पर नई पार्टी बनाए जाने के विरोध में थे, पूरी तरह से विरोध में थे, लेकिन खुलकर नहीं आए थे। ठीक है, उन्होंने उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा था कि वे मोहम्मद इस्माइल से इस विचार को जो है नहीं अपनाने की सलाह दें, ताकि वो ना करें। लेकिन नेहरू का मानना यह था कि भारतीय मुस्लिमों को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी उन्हें अपने साथ चलने और सार्वजनिक पद देने के लिए तैयार थी, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि आपको एक खास बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी को भी भंग करने की बात कर दी गई थी, लेकिन कोई किया नहीं था। खैर, अभी पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, नेहरू जी का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की जरूरत नहीं, हमने इस मुद्दे पर बात कर लिया। नेहरू ने उस वक्त चेतावनी देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी आंदोलन भारत की एकता के लिए सही नहीं है। सरकार ऐसे फैसलों को गंभीरता से लेगी और ऐसे प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सब कुछ करेगी, ऐसा उस समय बोला गया था। लेकिन आज भी जिंदा पार्टी उसी के साथ समर्थन कर रखे हैं, क्या मैटर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात है, उस वक्त भारत में मुस्लिम लीग की नेशनल काउंसिल से जुड़े 100 से ज्यादा मेंबर्स थे। इनमें से मात्र 33 लोग ही बैठक में पहुंचे थे, क्योंकि 100 से ज्यादा बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन 33 लोगों को लगा कि नहीं पार्टी बने। भाई एक बात बताओ, राजा जैसे घूम रहे थे, बंटवारा होने के बाद का विकास, मतलब शांति से थोड़ी बैठ जाएंगे भैया, इनके अंदर तो वो जलवा तो रहना है, जलवा जलाल के साथ रहने के लिए जो है व्यवस्था करेंगे। तो वही ये लोग जो है पार्टी फिर से बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इन लोगों का अलग ही मुद्दा भाई, आज भी अगर आप गौर से समझोगे ना, तो इनका मुद्दा ध्यान से समझिएगा। खैर, पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने बताया कि काउंसिल में शामिल रहे उत्तर भारत के ज्यादातर मेंबर्स ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग रखा था। वहीं मद्रास, बॉम्बे और मैसूर रीजन के मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ठीक है, मीटिंग में सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत से लगभग 15 मेंबर्स थे। यह देश का एकमात्र ऐसा रीजन था जिसने देश के बंटवारे के समय सबसे कम परेशानी देखी थी। ठीक है, क्योंकि भाई वहीं के लोग थे, वहीं के लोग दंगा फसाद करने वाले, तो अपने कहां परेशानी देखेंगे। चलिए, हालांकि अगर मैं बात करूं एक छोटी सी बात, ठीक है, तो मीटिंग में मौजूद कई मेंबर्स भी मुस्लिम लीग के जो फिर से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे, और ऐसी विचारधारा को मतलब असहजी से वो अपना नहीं सकते थे। मीटिंग में मालाबार के प्रतिनिधियों ने भी एक बार मतलब जो है ये सारे मुद्दे पर बात किया था, जिसमें बिजनेसमैन और मद्रास प्रांतीय जो असेंबली के मेंबर्स पीपी हैरन कोया भी मौजूद थे। ठीक है, मैं आगे की पॉइंट की अगर बात करता हूं, तो और मैं अगर आगे बात करूं, देखो थोड़ा सा वीडियो कट होना पड़ा इसलिए कि अचानक स्लाइड गलत तरीके से चली गई। ठीक है, तो क्षमा चाहते हैं, आगे पॉइंट पे आते हैं। तो आईयूएमएल के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से भी जुड़े थे। कौन? ये सभी के सभी मेंबर्स। ठीक है, साल 1954 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के साथ पार्टी के दूसरे नेता, ये सारे के सारे नेता ऊपर देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिएगा, मैं अभी कुछ कहने वाला नहीं हूं।
मैं बताऊं, आईयूएमएल के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल जिन्ना जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से भी जुड़े थे। और उसके बाद मैं बताऊं ये सभी रवि, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष एम मोहम्मद इस्माइल थे। उन्होंने 1909 में तिरुनेल वैली में यंग मुस्लिम सोसाइटी बनाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। ठीक है। और जल्द ही वह जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। साल 1945 में वह मुस्लिम लीग की मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष भी बने रहे। अब बताइए, जब उसी पार्टी से संबंध है तो हम कैसे मान ले तुम, मतलब क्या विरोध करके थोड़ी गए हो आप कोई विरोध करके नहीं गए हैं। और ये साफ साफ अब आगे आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लास्ट में डिस्कस करेंगे इस मामले पर सामने आके। उनके प्रस्ताव को मद्रास के एक अन्य नेता एम एस ए मजीद का भी समर्थन मिला। हालांकि मालाबार डिस्ट्रिक्ट लीग कमेटी के महासचिव के एम सेट्टी, अध्यक्ष अब्दुल्ला रहमान वफाकी थंगल, वरिष्ठ नेता और विधायकों के उपी और बी पोकर उपी और बी पोकर आदि ने इस प्रस्ताव का विरोध पूरा पूरा किया था। ठीक है, सामने आपके पास जैसे लिखा है मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप उसको बस देखिएगा। मीटिंग में मौजूद मेंबर्स के बीच काफी मतभेद था, बहुत ज्यादा मतभेद था सामने आए। और लेकिन अंततः लास्ट तक क्या हुआ, एक आम सहमति के साथ एक प्रस्ताव लाया गया। इनमें एक नया संगठन बनाने की बात थी, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए काम करेगा। अब देखिए, स्पेशलाइज कर दिया गया ना, पर्टिकुलर, इसका एक समय तो बताया गया सेकुलर है और जातिवाद नहीं करता भाई, साफ साफ आपके पास जो है पर्टिकुलराइज किया गया कि नहीं किया गया। कह रहे 40 के दशक की शुरुआत में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व नेता पीके मोइनुद्दीन कुट्टी ने यह प्रस्ताव तैयार किया था कि मीटिंग में इस प्रस्ताव को अपनाया गया। इसमें नई पार्टी का नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखा गया। इसकी राजनीतिक भूमिका वास्तव में 1951 में पार्टी के संविधान को अपनाने के समय परिभाषित की गई। उस वक्त मुस्लिम लीग से जुड़ी कोई और पार्टी बनाने का विरोध करने वाले नेताओं ने या तो पार्टी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। ठीक है, इस हिसाब से हालांकि मैं अगर बात करूं तो पार्टी छोड़ना कोई वो नहीं था। उस वक्त की भारत सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ठीक है, नेहरू ने पार्टी को डेढ़ हार्स बताया और प्रतिज्ञा ली कि कांग्रेस को खत्म कर देगी। वो उसी समय ये प्रतिज्ञा ली गई थी, अब कांग्रेस को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कांग्रेस को खत्म करने की जैसे भाई बात होगी तो मैटर तो हो ही जाएगा, कहीं से भी मैटर तो होगा ही बिल्कुल भी। तो करें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष एम मोहम्मद इस्माइल थे। उन्होंने 1909 में तिरुवनवैली में यंग मुस्लिम सोसाइटी बनाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी। और जल्द ही वह जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के सदस्य बनने के बाद सन 1945 में मुस्लिम लीग की मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने रहे। 1946 से 1952 तक वह मद्रास विधानसभा के सदस्य और विपक्ष के नेता बने रहे। ठीक है, आप ये वाला झंडा देख रहे होंगे, ये वाला झंडा तुम्हारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है और ये पाकिस्तान का झंडा है। तो मतलब लगभग सेम, मगर थोड़ा सा अंतर है, कलर में भी अंतर है, थोड़ा डिजाइन में भी अंतर है। ठीक है, तो वही चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है कि 1950 में बनी संविधान सभा के भी सदस्य थे ये, क्या नाम है इनका, इस्माइल। ठीक है, और 1952 में राज्यसभा सदस्य बनने और 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वह तमिलनाडु और केरल में कायदा ए मिल्लत, जो भी है कायदा ए मिल्लत के नाम से लोकप्रिय थे। मतलब लोगों के प्रिय रहे होंगे भाई, जो भी लोगों के लिए काम करेगा तो प्रिय रहेगा। जैसे हमारे लिए तो अब जानते हैं कौन हो सकता है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। भारत में बनी मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भी अलग था, ऐसा कहना था। ठीक है, आजाद भारत में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का आविष्कार हुआ, यानी कि शुरुआत हुई। आईयूएमएल से मतलब से लिया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की हिस्ट्री जिन्ना की पार्टी की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है, ऐसा लिखा गया है। मगर अभी मैं बताता हूँ, एक भी है अलग तो भाई कॉमन सेंस की बात है, वो दूसरा संस्थापक अलग तो है, मगर दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इसको जेब में रखे रहिएगा, दोनों जब बात आएंगे तो बाहर निकालिएगा। भारतीय संविधान के मुताबिक इस पार्टी ने यहाँ
से लोकतंत्र में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरुआत से लोकसभा में इस पार्टी के सदस्य की मौजूदगी रही। केरल और तमिलनाडु की राजनीतिक में आईयूएमएल पार्टी के मुताबिक पकड़ है और चुनाव आयोग की नजर में आईयूएमएल को लेकर केरल में राज्य स्तरीय पार्टी का पर भी मतलब इसका परचम लहरा रहा है, मतलब कि इसको दर्जा प्राप्त है राज्य स्तरीय पार्टी का। ठीक है, मैं अगर आगे पॉइंट पे बात करूं तो इस पार्टी के झंडे को कई बार पाकिस्तान जैसा झंडा बताया गया, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दोनों के झंडे का डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के झंडे में एक व्हाइट कलर के लेफ्ट साइड में पट्टी होती है और चांद और स्टार होते हैं, उसमें केवल चांद और स्टार होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से, जबकि इन झंडों के बारे में आपको मैंने बता दिया, जिसके ऊपर बाईं ओर से अर्धचंद्र और तारा बना हुआ होता है, और उसके बाद वहीं पाकिस्तान के झंडे में बाईं ओर एक सफेद पट्टी भी होती है, साथ में बीच में एक बड़ा सा अर्धचंद्र का और तारा बना हुआ रहता है। तीसरी से लेकर, मतलब वही कह सकता हूं, तीसरी से लेकर 16वीं लोकसभा तक लगातार आईयूएमएल के 2 सांसद सदस्य रहे। पहले और 14वीं लोकसभा चुनाव में आईयूएमएल के एक सांसद थे, वहीं दूसरे लोकसभा में इसके कोई सांसद नहीं, जबकि चौथे लोकसभा चुनाव में 3 सांसद थे। केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ का हिस्सा रहा है। केरल विधानसभा में आईयूएमएल के 18 विधायक हैं। 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ने आईयूएमएल के साथ गठबंधन करके पहली बार केरल में सरकार बनाई थी। कम्युनिस्ट के बारे में आपको पता होगा, संदीप चौधरी चू 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 करते बहुत ज्यादा है। ठीक है, आईयूएमएल के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुए 2 साल बाद 1969 में ये गठबंधन टूट गया था। 1967 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी पहली बार, तो उस समय आईयूएमएल के विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो 2 साल बाद 1969 में इसका गठबंधन टूट गया था, और इसके बाद 1976 में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटी छोटी पार्टियों के मिलने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ बनी, और इसी वक्त आईयूएमएल में भी यूडीएफ में शामिल हुई, और तब से ये पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है। तब से 1976 2004 में यूपीए की सरकार बनाने के पहले ही यूपीए में शामिल 14 दलों ने एक नाम यानी आईयूएमएल का भी था। यूपीए सरकार को भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, मेयर के चुनाव वाले कंडीशन है। जब सत्ता के लिए बीजेपी ने क्या मुस्लिम गठबंधन, इस मामले में इन्होंने भी एक बार किया था मुस्लिम गठबंधन, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। देखो भाई, जो फैक्ट है वही बताऊंगा, कोई भी पक्षपात नहीं करूंगा। लेकिन 2012 में नागपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मेयर बनाने के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी 62 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, और 145 सीटों वाली जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनने के लिए बीजेपी को 74 पार्षदों की जरूरत थी। ठीक है, तो ऐसे में अब भी बीजेपी को 14 और पार्षदों की साथ जरूरत थी। इस मौके पर बीजेपी ने आईयूएमएल पार्टी के 2 पार्षदों और 10 निर्दलीय और 2 अन्य समर्थकों द्वारा प्राप्त किया, और तब जाकर जो है बीजेपी नागपुर में मेयर सरकार बना पाई। देखो भैया, कुल मिला के मैटर यही था। आपने पूरी स्टोरी, आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद निर्णय क्या आता है कि जो भी मेंबर्स थे, सारे के सारे मेंबर्स उसी जिन्ना वाली पार्टी के मेंबर्स थे। तो बताइए, ये उन्हीं की पार्टी हुई कि नहीं हुई? भाई, जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले से ही नफरत करते थे, ससुरा आज तक चली कैसे? हमें ये नहीं समझ आता है। एक तरफ से महाशय ये सेकुलर बता रहे, दूसरी तरफ साफ साफ बोल रहा है भाई उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई गई थी। तो जब एक ही सिंगल कम्युनिटी के लिए बनाई गई है तो फिर सेकुलर कैसे? भाई सेकुलर मतलब क्या होता? सभी के लिए हो। अब हमारे इस सिचुएशन में बाकी पार्टियों में लोगों का मानना ये होता है कि भाई फला कास्ट का, फला धर्म का कोई नहीं है, ये वो हेंटे लालटेन। भाई उसमें तो देख लो, उसमें भी तो देख लो, ऐसा तो कुछ है नहीं भैया। देखो, ये साफ साफ प्रोपेगेंडा है, और वो हमें लगता है कि ये पार्टी भी इसीलिए रुकी थी ताकि पूरा भारत ही समेटे चलो, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए कुछ लोग, यहाँ से लड़ रहे थे पाकिस्तान के लिए, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ से लड़ रहे थे पाकिस्तान के लिए, हमें लगता है उन्हीं लोगों का समर्थन पूरा इन लोगों को मिला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि एक फ्रीडम के नाम पर कोई कुछ भी उल जलूल बोलता चला जाता है।
भाई आपको कोई दिक्कत है, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही हो सकता है। आप मेरे से डिस्कशन करोगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन मैं बताऊं, भारतीय राजनीतिक इस समय जो राजनीतिक कंडीशन है, इस समय कोई भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं चाहता है, सबको चाहिए सत्ता। वो सत्ता के लिए केवल इधर उधर की बातें कर रहा है, आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप बिल्कुल लड़िए ना। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वास्तव में क्या, वास्तविकता क्या है। आपको आपस में लड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखो साफ मतलब, अगर आपको प्रॉब्लम की, जैसे मैं बताऊं, मेरे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है, आपको तीसरे से जाके बोलने से अच्छा मेरे से डिस्कस करो, क्या पता मैं मान लूं। भाई तीसरे की बात मैं ना मानूंगा तो क्या करेगा, गोली मार देगा हमको। ऐसे तो नहीं होता ना। आप ऐसे मतलब हर चीज लीगल तौर पे देखी जाती है। आपको कोई चीज से दिक्कत है, आप उस पर सवाल उठाइए। अपने देश में रहकर जाके तुम विदेश में, विदेश वाले क्या कर लेंगे हमारा, कुछ पता भी है। ऐसे कहीं भी जाके कुछ भी बोलना शुरू कर देते। इसके पहले भी कई बार 2-3 बार बोल दिए, तमाम सारी चीजें ऊट पटांग जितना हो सकता है। भाई राहुल गांधी जी का एक, उनके पास तो इतनी समझ नहीं है कि जब वो किसी का विरोध करते हैं तो बीजेपी विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, तुम पूरे देश का विरोध करने लगते हो यार। इसीलिए सभी लोग आपको कहते हैं कि उड़ गया है सब, है ना। तो हमें लगता है, अब बाकी चीज़ों के बारे में आपको सबको अच्छे से पता है। आप देखिए तो सब लोग बढ़िया चंदन उंदन लगा के घूम रहे हैं आजकल की, मैं ये हूँ फलाना ढिमका, ये सब ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यार, साफ साफ। आप भी देखो, समझदार आप भी हो, समझते आप भी हो, मगर आपके आसपास जो समर्थक हैं वो आपके खास पड़ जाते हैं, तो इसलिए आपको उनकी बात मान लेनी पड़ती है भैया। लेकिन अगर अपने बच्चों का ज़िंदगी संवारना है, ज़िंदगी संवारना, देखो हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी बीजेपी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मगर इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो आप चेक मत करिएगा। नहीं, कर्नाटक वाली हालत है, कर्नाटक वाली हमें लगता है सरकार 1 साल नहीं चलेगी। भाई तुम डेली न्यूज में देखो, ऊट पटांग बातें आती रही कर्नाटक के लिए। कभी आज वो उनको कुछ कह दिया, कभी वो कह दिया, कभी वो कोई मुद्दा कर लिया। ये बताओ, मैं कर्नाटक की बात ही शुरू कर दिया तो मैं बता दूं यार, फ्री देने का क्या मतलब है। कुछ कोई चीज़ आप मतलब ऐसे एक तरफ से फ्री बांटते रहो, पैसा देगा तो देश देगा। भाई टैक्स पैसे जाएंगे तुम्हारे देश में, महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ से फ्री बांट रहे हो, दूसरे से महंगाई पूछ रहे हो, महंगाई बढ़ रही है। फ्री में अगर लेना बंद कर दो तो महंगाई अपने आप नॉर्मल रेट में आ जाएगी। तुम फ्री दे के बाकियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हो तुम लोग। एक तो दिल्ली पड़ा था पहले से फ्री के चक्कर में, देखो छीछा लेदर मच गया। ऐसे अब कर्नाटक आया, कर्नाटक के भी छीछा लेदर होना तय है। और यही छीछा लेदर बचाने के लिए कर्नाटक वाले पता नहीं कहाँ है, एकदम दिमाग का नहीं है। बताओ, जिस दिन कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी, उसी दिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, उस पर भी डिफेंड करने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ बोला, ये तो कहो। एक पुलिस वाला बेचारा वीडियो कर रहा है, वीडियो बना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। ये हाल है हमारे देश का कि सरवा मतलब समझ नहीं आता यार कि ऐसे लोगों की, मतलब चलो ठीक है, तुम देश की पार्टी और देश के दूसरे देश के बीच में कहीं टांग अड़ा देते हो फालतू में। दूसरा देश के बारे में तुम्हारी बात, तुम्हारे पार्टी के समर्थक ऐसे, और तुम लोगों को मजा भी आता है सुन के, है ना। और उसके बाद जब डिफेंड करोगे तो ऐसा लगेगा देश और दुनिया का, अपने पूरे देश को तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं चाहता। पिछले 70 साल में छीछा लेदर मचा के रख दिए हैं, ठीक है। अब अगर 10 साल से कोई और आ गया, 10 साल से पूरे देश की होलिया सही हो गई है। मैं एक रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट कोई पूछ लेता तो भाई इतना अच्छा मेमोरी पावर मेरी भी नहीं है कि मैं पूरा मुझबानी हमको क्या क्या हुआ याद है। तो इसलिए मैं डेटा रेडी करके फिर मैं आपके सामने डेटा ऑफ सोर्स के साथ साथ आपके सामने प्रसारण करेंगे। जब आपके सामने प्रसारण होगा डेटा के साथ, तब आपको लगेगा क्या हुआ। बाकी देश की क्वालिटी अगर समझनी है तो किसी भी देश का वीडियो उठा के देख लो, किसी भी देश का वीडियो उठा के देख लो। मोदी जी, देश का नाम, अरे हाँ इंडिया, अरे मोदी जी ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। मतलब कोई, आप बताइए, इसके पहले भारत देश का नाम है, सबको चिढ़ता है चोर देश है, ऐसे मतलब बोलने की कोशिश कर। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मगर लोग ऐसा बोल देते थे, ठीक है। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं, देश सुनते ही सबकी हालत खराब हो जाती, हवा टाइट हो जाती है। एक समय तक सब लोग नौटंकी करते थे आए दिन, ठीक है। बस यही, जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है उस राज्य में बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ तो मतलब ऐसे मतलब मैटर होते रहते। दिल्ली में देख लो, दिन दहाड़े मार के चले। यही काम अगर यूपी में हुआ होता तो भी छीछा लेदर मचा देते। 10 मिनट के अंदर पता चला कब्र बन के रेडी है, ठीक है। बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, वो तो छोटा पुच्ची है, ठीक है। इद्दी पिद्दी सब आजकल मार के निकल ले रहे हैं। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा। आप अगर वीडियो देखें यार तो क्या मतलब है, ऐसे लोगों से, ऐसे आदमियों से आप लोगों की ही वजह से सब होता है। आप वोट भी सही से नहीं दोगे, सही पर्सन को वोट नहीं दोगे, किस पर वोट दोगे। पैसा पा गए तो वोट दे के निकल आओगे, फिर 5000 रुपये मिला, 500 रुपये मिला, 1000 रुपये, भाई खुद को बेच दिए भैया 500 के लिए। दूसरी चीज, चलो ठीक है, कुछ लोग बड़े ईमानदार होते, भाई पैसे नहीं थे तो उनका क्या, वो फलाने बाबू कहीं ना उन्हें दे दो। अरे फलाने बाबू तो आप क्या करिए भैया,
अरे तुम खुद अपना नहीं कर पाओ तो फलाने बाबू द्वारका के लिए हैं, फलाने बाबू तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, इतना जान लो। फलाने बाबू कहने पर अगर तुम वोट दे दिए, तुमको फलाने बाबू बिल्कुल भी मदद करने नहीं आएंगे। मैंने अपने गाँव पे अपने मतलब उसमें देख लिया। चाहे कोई कुछ मतलब कोई भी व्यक्ति हो, और अगर आप किसी के कहने पर वोट दे रहे हैं, आपकी वो मदद नहीं करेगा तो आप उससे जवाब भी नहीं कर सकते। भाई कहे तो रहे वोटवा दिए, लेकिन कोई कहे भैया मैं नहीं जानता, जाओ जाओ जो करना कर लो। क्या कर लोगे तुम? तो विधायक जी हो ही गए हैं, कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सोच समझ के दो, ताकि आपको किसी के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े। बहुत लोग कहे भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई पर मैं माना कि थोड़ी बहुत महंगाई चलो ठीक है भाई, कोविड का दौर था, इतनी प्रॉब्लम आई, पूरे देश की स्थिति डैमेज है, तो भाई कौन सा भगवान का ही मतलब दूसरे ग्रह पे हो क्या आप? तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी। 3-4 मुद्दों पर मुझे बात करना था, बहुत दिन से मैं सोच रहा था। पहला मुद्दा इन लोगों का गैस वाला, बार बार गैस सिलेंडर वाला। भाई 2014 के पहले गैस सिलेंडर यूजर ही कितने थे, लोग सिलेंडर ही नहीं खरीद पाते थे। मोदी जी ने फ्री सिलेंडर बांट दिया, लोगों को फ्री पाके ले लिए, जैसे जियो वालों ने किया। जियो वालों ने क्या फ्री बांट दिया, सबको चस्का लग गया, भाई भराओ। तो आपको अब तो 100 रुपये हर महीने डालना है। वही चीज़ वहाँ भी कंडीशन अप्लाई होता है कि भाई आपको अच्छा बताओ, फ्री सिलेंडर दिया गया तब यूज़र, उसके पहले यूज़र बिल्कुल नहीं थे, अब जाके तमाम सारे यूज़र हो गए हैं। तो भैया ये भी चीज़, तमाम सारे यूज़र हो गए हैं, तमाम सारे यूज़र हो गए, तो भैया ये भी चीज़ तो हमको देखनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा यूज़र हमारे यहाँ बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा कंज्यूमिंग बढ़ती है, उतना ज़्यादा इसका क्या बढ़ता है, कंज्यूमिंग जितना बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, किसी चीज़ की प्राइस डिमांड जितनी बढ़ती है, प्राइस भी उतना ज़्यादा बढ़ता है। आप यूज़ कम करेंगे तो भाई, अभी एक बात बताओ, छोटी छोटी चीज़ के लिए आप गैस यूज़ करोगे तो भाई बिल्कुल यूज़ करो, आपको हर सुख नहीं मिल सकता है। जो लोग कहते भाई सब्सिडी, एक बात बताओ, फ्री का था बांटे दे रहे हो, तो भैया पैसा कम कहाँ से करें? या तो एक तरीका है, या टैक्स ज़्यादा वसूलना शुरू कर, तो भाई बड़े बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगी। अब गरीब तबका गरीब होता जा रहा है, ऐसा ऐसा ये सब कह रहे हैं भाई, जो काम नहीं करेगा गरीब हो जाएगा। मैंने आज तक जितनों को देखा ऑब्जेक्शन करते हुए, बड़ी बेरोजगारी, वो खुद कुछ करना नहीं चाहते। भाई 40-45 साल तक तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या रह जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद वो बेरोजगारी बहुत है। भाई इतनी जनसंख्या, 150 करोड़ जनसंख्या बना के रखे हो, तो बेरोजगारी कितना आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा रोजगार? बताओ, रोजगार कहाँ से आ जाएगा? पोस्ट वही है, पोस्ट कितना बढ़ा दोगे भैया? और जो आती है उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो। ऐसे एक वीडियो में हमने देखा था कि एक बच्चे ने कहा बड़ी बेरोजगारी, कहे भैया किस चीज़ की तैयारी करो, उसने बताया, उसको 4 क्वेश्चन पूछा, भाग गया वो। तो यार आप अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास पढ़ने वाले, देखो इंडिया में अगर पॉपुलेशन है तो एजुकेशन सेक्टर भी है। आप इंस्टीट्यूट ओपन कर लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा लीजिए, ये भी तो पैसा देता है यार, कि पैसा नहीं देता है। तो आप अपनी तरफ से खुद कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ बदलाव ही नहीं रखना चाहते, तो क्या कर पाएंगे बताइए हमको? जब आप कोई बदलाव अपनी तरफ से नहीं करना चाहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी तरफ से आप बदलाव लाने की कोशिश करिए। तमाम सारी कंपनी, एक रोजगार की बात छोटी सी में दिमाग में आ जाता है, मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार बताओ, सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में खोली, तमाम सारी कंपनीज और भी भारत में आई हैं, तो क्या उसमें अपने देश से लोग आदमी लेके आते हैं क्या काम करवाने के लिए? भाई कोई भूत प्रेत तो काम नहीं कर रहा है, काम तो आदमी कर रहे हैं, मतलब वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। कि खाली सरकारी ही रोजगार माना जाता है? आप समझिए यार, आप देखो गुमराह मत होइए। बहुत सारी चीज़ गुमराह बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी सॉरी, गुमराह बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब आप गुमराह हो जाओगे तो आप ही को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा बीच में अगर वीडियो कहीं कट गया हो तो आप उसको ना सोचिए, क्योंकि कॉल बार बार आ रही थी, इसलिए वीडियो मतलब रुक जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा। और जो मैंने इसके पहले जो भी पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है, इसके पहले जो कुछ भी हमने मुस्लिम लीग और जिन्ना वाली मुस्लिम लीग और इस्माइल वाली मुस्लिम लीग दोनों के बारे में बताया, दोनों आपने सुना होगा, समझा होगा, तो आपको पता चला होगा कि भाई दोनों के मेंबर्स तो एक ही हैं, खाली जिन्ने तो अलग हैं। बाकी इधर के कुछ लोग को समर्थन था, कुछ लोग नहीं था, लेकिन अब भाई उनको लब्बो लिवाब के साथ जो है अपना जलवाए जलाल के साथ ज़िंदगी जिए हैं, तो कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे बिना पार्टी का। इसलिए नई पार्टी बना लिए, मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग, ठीक है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मतलब क्या हुआ भाई? स्पेशली मुस्लिम के लिए। आपने कभी हिंदू लीग देखा है? नहीं देखा होगा। हिंदू वक्फ बोर्ड देखा? नहीं देखा होगा। मुस्लिम समुदाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बना। हम देखो किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय को बुरा नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल भी आप गलत ना समझिएगा, मगर मैं जो कह रहा हूँ ये एकदम साफ साफ सही है। मैंने तुमको फैक्ट बताया, फैक्ट के बेसिस पर बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भी फैक्ट सुने होंगे, अगर अच्छे से समझे होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है, इसके पहले जो कुछ भी बात हुई, ठीक। तो खैर, आप भी मेरे से बेहतर समझदार हो, आप अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद आप खुद का डिसीजन लेना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आप कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके द्वारा सब्सक्राइब किया गया,
ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग क्या है और मोहम्मद इस्माइल वाली इस मुस्लिम लीग क्या है। क्योंकि इन लोगों ने डिसीजन लिया था कि भाई मुझे अब रुकना है इंडिया में, उन लोगों ने डिसीजन लिया था मुझे जाना है, तो चले गए पार्टी वार्टी लेके। और ये जो लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग भारत में भी रहकर पाकिस्तान की बाणी बोल रहे थे, पाकिस्तान की गाथा काटते हैं, वो यही लोग हैं, ठीक है। आपको पता है, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कौन कौन सी पार्टी किस किस मामले पर करती है। लोग बुराई करते तो भाई ये भी भूल जाते हैं कि मैं किस देश में हूँ, उसी बुराई कर देते हैं। अब आजकल देखे मैं ब्राह्मणों की खूब बुराई चल रही है, मतलब ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है। अरे बाबू, ब्राह्मणवाद नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको छोटा सा बात बताऊं कि शुरू से आज तक, ठीक है, ब्राह्मण छोड़ो, पंडित जी का बात है, ब्राह्मण तो एक जात ही, जैसे सब लोगों से, ये कोई जन्म जात नहीं होता था। जो शिक्षा देना, जिनका काम होता शिक्षा देना, पूजा पाठ करना, वो ब्राह्मण और पंडित में आता था। जिनका काम मतलब रक्षा करना था, वो क्षत्रिय में आता था। जिनका काम धन कमाना था, वो वैश्य में आता था। और जो लोगों की सेवा भाव करता था, वो शूद्र में आता था। कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं, एक ही व्यक्ति के ये चारों गुण होते हैं। जिस समय वो किसी की मदद कर रहा होता, सेवा कर रहा होता है, उस समय वो शूद्र होता है, यानी शूद्र कार्य होता है, ठीक है। और जिस समय वो किसी को शिक्षा दे रहा होता है, ब्राह्मण या पंडित कार्य होता है। या किसी को हम कहीं पूजा पाठ कर रहा है, पंडित्य कार्य होता है, ठीक है। जब कभी वो किसी की मदद करता है और किसी बुरे व्यक्ति का संहार करता है, तो वो क्षत्रिय बन जाता है। आपको ये बिल्कुल भी समझना चाहिए। किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं। आप हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत कर सकते हो, ज़्यादा वो भी नहीं, थोड़ा बहुत, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, लेकिन भाई जाति पात में बांटो ना। अब यहाँ से कुछ लोगों का ये है कि ऐसा नहीं भाई, आप मांस मछली खाओ, कुत्ता बिल्ली खाओगे तो क्या तुम्हारे बर्तन में हम खा पाएंगे? बताइए। एक सन्यासी का कोई जाति नहीं होता। तो अभी जब नए संसद का जो उद्घाटन हुआ, उसमें भी सपा पार्टी के नेता बोले कि ब्राह्मणवाद की तरफ जा रहा है। भाई सन्यासी का कोई जाति नहीं होता। सन्यासी आप भी बन सकते हो। आप कुत्ता बिल्ली खाना बंद कर दो, मांस मछली खाना बंद कर दो, मदिरा पीना बंद कर दो, और उसके बाद साधु रूप धारण करो, आप भी सन्यासी हो, आपके भी लोग पांव छुएंगे। तो जाति पात का यह मैटर नहीं है। किसी ने कहा था कि शादी वादी से लेकर अपनी बेटी की शादी, भाई तुम अपनी बेटी की शादी करवा दो ना भैया, ऐसे थोड़ी। देखो, कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो, और ना बदला जा सकता है, और ना ही आपके कहने पर बदला जाएगा, ठीक है। हाँ, सामान्यता रखिए आपस में। अब अगर आपको इतनी भी सामान्य, मैं जो लोग, उनको कह रहा हूँ, जो लोग सामान्यता ज़्यादा इक्वालिटी खोजते हैं, आप आरक्षण मत लीजिए। इस पर भी इक्वालिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर आपके सामने ऐसी इक्वालिटी देखनी है तो आप जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ बराबर कर दो ना। आपको अपने जाति के नाम पर आरक्षण चाहिए, मगर इक्वालिटी चाहिए, तो घंटा इक्वालिटी हो गया? कहाँ इक्वालिटी हो गया बताइए आप? तो भैया इन सब चीज़ों को देखिए, हम ये नहीं कर, देखो आप आरक्षण, चलो ठीक, आरक्षण को अगर आपको देना है, यानी रिजर्वेशन अगर आपको देना है, तो आप इकोनॉमिक बेस्ड आरक्षण दीजिए, सबको दीजिए, इकोनॉमिक बेस्ड दीजिए, ताकि कोई जाति पर, तब ये सेकुलरिज्म होता है भाऊ। सेकुलरिज्म ये नहीं होता है, इक्वालिटी ये नहीं होती है कि फला जाति को जो आता है, दलितों को फलाना ढिमका। अरे हम कह रहे हैं क्या वो आदमी नहीं, वो भी आदमी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। यहाँ मैटर क्या है कि आप इकोनॉमिक बेस्ड कर दीजिए। ये किसी के पक्ष में नहीं होगा। जो गरीब होगा उसको मिलेगा, जो अमीर होगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को मानना, भाई इस पर दंगा कर लेते हैं लोग, आग लगाने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं कि अरे हमारा अधिकार छीन रहे बाबा साहब ने 10 साल के लिए केवल दिया था, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं दिया था बैसाखी। लेकिन आपके पास ज्ञान ही कहाँ है? अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए, सही से समझिए और पढ़िए, उसके बाद जो मन करे करिए। बाकी भैया मेरी बात को अगर बुरा लगा हो तो आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट बेसिस बात बोला हूँ, मैंने अपना वक्तव्य रखा है। अगर आप मेरे वक्तव्य से सहमत हो, मैंने बस अपना वक्तव्य रखा है, अगर आप हमारे वक्तव्य से सहमत हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वैसे भी कर ही लीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो मुझे मेल करिएगा, pushpendra8874784631 मेल करिएगा, या pushpendra4055 हमारा इंस्टा आईडी है, pushpendra4055 हमारा इंस्टा आईडी है, उस पर आप मैसेज करिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहो, आप सबके माता पिता खुश रहें, आप सभी हमेशा आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।